परिवहन कहते हैं। इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़े थे पाचन का और श्वसन का, जिस तरह पाचन पोषण हम यूज करते हैं, जिस तरह से सजीवों की जिंदा रहने के लिए पोषण, इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़े थे पाचन का और श्वसन का, जिस तरह पाचन पोषण हम यूज करते हैं, जिस तरह से सजीवों की जिंदा रहने के लिए पोषण अनिवार्य रूप से आवश्यक है, श्वसन अनिवार्य रूप से आवश्यक है, तो जिस तरह से सजीवों को जीवित बनाए रखने के लिए पोषण और श्वसन आवश्यक है, उसी तरह जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए परिवहन भी आवश्यक है, ट्रांसपोर्ट भी आवश्यक है। अब परिवहन का मतलब क्या हुआ, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि परिवहन का क्या मतलब हुआ। तो सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे कि पोषक पदार्थ, ठीक है, पोषक पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पदार्थ जंतुओं के शरीर में लगातार बनते रहते हैं। या आप जानते थे कि पोषण की प्रक्रिया में हम पढ़े थे कि भोजन, मनुष्य के शरीर में भोजन का पूरी तरह से पाचन कहां पर हो जाता है, छोटी आंत में। लेकिन पचे हुए भोजन का इस्तेमाल केवल छोटी आंत नहीं करता है, वो पचा हुआ भोजन शरीर के समस्त भागों में पहुंचेगा। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन शरीर के समस्त भागों में पहुंचेगा, तब पहुंचेगा जब शरीर के भीतर किसकी व्यवस्था हो, परिवहन की व्यवस्था हो। अगर शरीर के भीतर परिवहन की व्यवस्था न की जाए तो निश्चित तौर पर छोटी आंत का भोजन वही रह जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक उसी तरह हमने सांस लिए, हवा फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है। क्यों? तो ऑक्सीजन का परिवहन की पूरी व्यवस्था हमारे शरीर में बनी हुई है। तो हर सजीव के शरीर में परिवहन की एक विशेष व्यवस्था बनी रहती है, और इस परिवहन की व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी पदार्थ कोशिकाओं के भीतर ले जाया जाता है, और कोशिकाओं के भीतर जो अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ है उन्हें बाहर निकालकर शरीर के गंतव्य स्थान तक ले जाया जाता है, ताकि हानिकारक पदार्थ शरीर के बाहर निकल जाए। तो परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्टिंग क्या है? तो पोषण और श्वसन के तरह ही परिवहन भी सजीवों की एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। अनिवार्य जैविक प्रक्रिया मतलब कि यह व्यवस्था अगर सजीवों के शरीर में न रहे तो निश्चित तौर पर वे जिंदा नहीं रह सकते। अब इस परिवहन की व्यवस्था के अंतर्गत सजीवों के शरीर में क्या होता है? तो परिवहन की व्यवस्था के अंतर्गत पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और अन्य जरूरत के सामान शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं, और कोशिकाओं के भीतर जो श्वसन होता है और सब जो कार्य होता है उसके दौरान कुछ ना कुछ हानिकारक पदार्थ जरूर बनते हैं। जैसे श्वसन होगा तो कोशिका के भीतर क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड मानव शरीर के लिए क्या है? हानिकारक। इसको कोशिका से बाहर निकालकर पुनः फेफड़ा तक लाना पड़ेगा, ताकि ये फिर सांस के माध्यम से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। तो परिवहन व्यवस्था सजीवों के शरीर में दो प्रकार के कार्य करते हैं। एक, या उपयोगी पदार्थ को कोशिकाओं में ले जाते हैं, और कोशिकाओं में बनने वाले हानिकारक पदार्थ को कोशिका के बाहर ला करके उन स्थानों पर पहुंचा देते हैं जहां से वे शरीर से बाहर निकल जाए। क्लियर हो गया? समझ गए परिवहन क्या है?
परिवहन सजीवों की एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया उसे कहते हैं जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक हो, उसके अभाव में जिंदा रहना संभव है। तो परिवहन प्रत्येक सजीवों का, चाहे वो एक कोष के सजीव हो या बहुकोष की हो, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, परिवहन प्रत्येक सजीवों की एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। परिवहन की व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी पदार्थ सजीवों के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं में बनने वाले हानिकारक पदार्थ को निकालकर शरीर के गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब परिवहन की व्यवस्था जो है, परिवहन की व्यवस्था जो है, एक तो आप जितने भी सजीव है वो दो प्रकार के हैं, ये आप जानते हैं। एक आपका हो गया यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोष के जो आंखों से नहीं दिखते हैं, और दूसरा सजीव आपका क्या हो गया, मल्टी सेलुलर यानी कि जो आंखों से दिखते। तो किन सजीवों में परिवहन होता है? तो आपको पहले बता दिए, प्रत्येक सजीवों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग उनके शरीर का अनिवार्य जैविक लक्षण होता है। सभी सजीवों में होता है, एक कोश के में भी होता है और बहुकोश के में होता है। लेकिन एक कोशिकीय सजीवों के शरीर में परिवहन विसरण विधि के द्वारा संपन्न हो जाते हैं। किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है हम पहला चैप्टर में ही समझाए हैं, याद है कि नहीं? तो जितने भी एक कोशिकीय जीव है, जितने भी एक कोश के जीव है, जैसे बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में परिवहन की विशेषता है। लेकिन इनका शरीर में केवल एक ही कोशिका है, तो जो परिवहन होगा कोशिका के भीतर ही होगा या कोशिका के अंदर बाहर होगा। तो एक कोशिकीय सजीवों में परिवहन आसान तरीके से हो जाता है। उनके शरीर में जटिल प्रक्रिया नहीं है परिवहन की। और परिवहन किस विधि के द्वारा हो जाता है? विसरण विधि के। आपसे सीधे पूछेगा बैक्टीरिया में परिवहन किस विधि के द्वारा संपन्न होता है? या पूछ दे कि प्रोटोजोआ के कोशिका में कोई पदार्थ अंदर बाहर किस विधि के द्वारा होते हैं? तमाम एक कोशिकीय जीवों में परिवहन किस विधि के द्वारा संपन्न होता है? विसरण विधि के द्वारा। लेकिन बहुकोशिकीय शरीर बहुत बड़े होते हैं और उतने बड़े शरीर में विसरण विधि के द्वारा परिवहन संपन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। बरगद जैसे विशाल पेड़ में परिवहन यानी कि कोई भी पदार्थ एक भाग से दूसरे भाग चला जाए और विसरण विधि के द्वारा, तो ऐसा संभव नहीं है। विसरण विधि के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन हो जाता है, लेकिन बहुत कम दूरी तक ही हो सकता है। तो बहुकोशिकीय सजीवों में परिवहन पूरी तरह से विसरण विधि द्वारा हो, ऐसा संभव है ही नहीं। तो होता कैसे है बहुकोशिकीय सजीवों में? तो बहुकोशिकीय सजीवों में परिवहन के लिए उनके शरीर में बने होते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। क्या बने होते हैं? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बने होते हैं। यानी कि उनके शरीर में क्या बने होते हैं? परिवहन तंत्र बने होते हैं। एक कोशिकीय सजीवों में परिवहन किस विधि से? परिवहन का मतलब समझे कि नहीं? उपयोगी पदार्थ का प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचना, अनुपयोगी पदार्थ प्रत्येक कोशिका से निकलकर शरीर के उन स्थानों पर जाना जहां से वे शरीर के क्या हो जाए? बाहर हो जाए। तो आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया, यूग्लिना, विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ में परिवहन किस विधि से? यह आपसे पूछ देगा कि जीवाणु के कोशिकाओं में उपयोगी पदार्थ किस विधि से पहुंचते हैं? जीवाणु के कोशिका में बनने वाले हानिकारक पदार्थ किस विधि से निकलते हैं? सीधा एक कोश के जीव पूछे, आपको आंसर क्या देना है? अब बहुकोश के सजीवों में विसरण के विधि से परिवहन का संपन्न होना संभव नहीं है, इसलिए बहुकोश के जीवों के शरीर में परिवहन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या बने होते हैं? परिवहन तंत्र। और परिवहन तंत्र पौधे के अलग होते हैं, जंतु के अलग होते हैं। परिवहन तंत्र बहुकोशिकीय जीवों में
बहुकोशिकीय पौधे और जंतु में परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए परिवहन तंत्र बने होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बने होते हैं। ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मानव शरीर में भी बना हुआ है, ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पौधों में भी बना हुआ है। लेकिन पौधों या मानव या फिर पौधे और जंतु के परिवहन तंत्र में कोई समानता नहीं है। दोनों का परिवहन तंत्र बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो पढ़ना भी अलग अलग पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्टिंग इन प्लांट में। तो कहिए यहां तक कोई दिक्कत? समझ गए बात को? परिवहन नहीं होगा तो जिंदा रहेगा कोई? नहीं रहेगा। हमारे शरीर में ही परिवहन ना हो, अर्थात हवा फेफड़ा में जाए और फेफड़ा में ही रह जाए, आगे बढ़वे न करे, जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो परिवहन अनिवार्य व्यवस्था है शरीर की। तो पौधे और जंतु में परिवहन तंत्र होता है। क्या दोनों के परिवहन तंत्र समान होते हैं? नहीं होते, अलग अलग होते। आइए ट्रांसपोर्टिंग इन प्लांट। सबसे पहले परिवहन की व्यवस्था को प्लांट में, पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है इसको हम समझ लेते हैं। पौधों में किन किन पदार्थों का परिवहन होना जरूरी है पहले आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले पौधा में जिन पदार्थों का परिवहन होना जरूरी है उसमें पहला नाम आता है किसका? जल का। आप जानते हैं कि जल पौधे के जड़ ग्रहण करते हैं, जबकि जल की जरूरत पौधे के संपूर्ण भाग में है। ग्रहण करता है कौन? जड़, लेकिन जरूरत है पूरे पौधे को। तो जड़ से जल का विभिन्न भागों में परिवहन होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो पौधों में जिन पदार्थों का परिवहन होना जरूरी है उसमें आपका एक कौन हो गया? जल हो गया। अब आपसे पूछ दे कि जल का परिवहन होना क्यों जरूरी है पौधों में? तो जल पौधे के जड़ ग्रहण करते हैं, जबकि आवश्यकता पत्तियों को भी है, फलों को भी है, शाखाओं को भी है। इसीलिए जल का जड़ से पत्ती, शाखाओं, फलों, फूलों तक पहुंचना अति आवश्यक है। यानी पौधे में जल का परिवहन होना अति आवश्यक है। दूसरा पौधे में परिवहन होना जरूरी है वो खनिज लवण का, खनिज लवण का, मिनरल्स का। खनिज लवण भी पौधे मिट्टियों से ग्रहण करते हैं। खनिज लवण भी पौधे कौन से ग्रहण करते हैं? मिट्टियों से। जबकि जरूरत कहां कहां पर है? जरूरत है फलों में, जरूरत है फूलों में, जरूरत है पत्तों में, जरूरत है शाखाओं में। तो खनिज लवण भी पौधे के जड़ ग्रहण करते हैं, जबकि आवश्यकता संपूर्ण पौधे के सभी भागों को है। इसलिए खनिज लवण का भी परिवहन होना बहुत जरूरी है। तो पौधे में किसका परिवहन होना जरूरी है? जल का परिवहन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है समझ गए ना? पौधे में और किसका परिवहन होना जरूरी है? खनिज लवण, मिनरल्स का। क्यों जरूरी है समझ गए ना? क्योंकि ये दोनों ही पदार्थ जड़ ग्रहण करते हैं मिट्टी से और आवश्यकता समस्त पौधों को है, इसीलिए इनका परिवहन होना जरूरी है। तीसरा जरूरी है किसका? भोजन का। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधों के पत्तियों में होता है। यानी भोजन मुख्य रूप से बनते कहां है? पौधे के पत्ती में। लेकिन उन भोजन की जरूरत जड़ों को भी है, उन भोजन की जरूरत तना को भी है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोजन पौधों के पत्तियों में रहते हैं, जबकि उन भोजन की आवश्यकता पौधे के समस्त भाग जड़ को भी होगा। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों में परिवहन होना अति आवश्यक है। अगर भोजन का परिवहन नहीं होगा, सारा भोजन पत्तियों में रह जाएगा, पौधा का जड़, तना, किसी को कोई भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। तो पौधों में किन किन पदार्थों का परिवहन होना जरूरी है?
जल का परिवहन होना जरूरी है, खनिज लवण का परिवहन होना जरूरी है, और किसका परिवहन होना जरूरी है? भोजन का। और इन तीनों पदार्थों का परिवहन ट्रांसपोर्टिंग पौधों में इसलिए होना जरूरी है कि ये सभी पदार्थ एक जगह रहते हैं, एक जगह से ग्रहण किए जाते हैं, जबकि आवश्यकता संपूर्ण पौधों को होता है। इसके विपरीत पौधों में ऑक्सीजन की परिवहन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको श्वसन के समय बताए थे कि पौधे के प्रत्येक भाग सांस लेते छोड़ते हैं, जड़ अलग, तना अलग, पत्ती अलग। इसलिए पौधे में जल, खनिज लवण, भोजन का परिवहन होना तो जरूरी है ही, लेकिन पौधे में हवा या ऑक्सीजन का या कोई भी गैस का परिवहन नहीं होता है। क्यों? तो प्रत्येक भाग पौधे के स्वयं गैस लेने छोड़ने में सक्षम है, अर्थात ऑक्सीजन लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में सक्षम है। जंतुओं के शरीर में हवा का भी परिवहन होता है। हमारे शरीर में हम सांस लेते हैं, हवा फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन भिन्न भिन्न भागों में उसका परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के सहायता से। यानी जंतुओं के शरीर में वायु यानी ऑक्सीजन का परिवहन होता है, लेकिन पौधों में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या पौधों में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, हवा का परिवहन होता है, गैसों का परिवहन होता है? नहीं होता। तो किसका परिवहन होता है? जल, खनिज लवण और भोजन का परिवहन होना पौधों में क्यों जरूरी है? इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? तो यह बात तो क्लियर हो गया कि पौधों में तीन मुख्य पदार्थों का परिवहन अर्थात पौधे के एक भाग से दूसरे भाग पहुंचना अति आवश्यक है। अब ये होता कैसे, ये समझना है हमको दोस्तों। पौधे बहुकोशिकीय जीव है, और आपको पहले ही बता दिए कि बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन के लिए क्या बने होते हैं? परिवहन तंत्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं? परिवहन तंत्र बने होते। तो इस पौधे में यानी पौधों में भी परिवहन तंत्र होगा। पौधों में प्लांट में परिवहन तंत्र की भूमिका निभाता है वास्कुलर बंडल। कौन निभाता है? वास्कुलर बंडल निभाता है, जिसको हिंदी में संवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन तंत्र कहते हैं। पौधों में परिवहन के लिए कौन सी व्यवस्था बनी हुई है? या आपसे पूछ दे कि पौधों में पाए जाने वाले वास्कुलर बंडल का क्या काम है? तो परिवहन की प्रक्रिया को संपन्न करवाना, ट्रांसपोर्टिंग की प्रक्रिया को संपन्न करवाना। तो पौधों में परिवहन के लिए क्या पाए जाते हैं? या आप कह सकते हैं कि वास्कुलर बंडल ही पौधों का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। वास्कुलर बंडल ही पौधों का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। और यह वास्कुलर बंडल के अंतर्गत दो मुख्य ऊतक शामिल है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इसके बारे में आप परिचित हैं। तो पौधे के वास्कुलर बंडल में कौन कौन से ऊतक आते हैं? यानी पौधे में पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम ऊतक ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? और वास्कुलर बंडल के जरिए ही पौधों के भीतर परिवहन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि अभी तक पढ़े कि तीन पदार्थों का पौधों में परिवहन होना जरूरी है, जल का, खनिज लवण का और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोजन का। यह परिवहन वास्कुलर बंडल के द्वारा होता है, अर्थात किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ये दोनों ऊतक पौधे के संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक पौधे में पाए जाने वाले ऐसे ऊतक हैं जो पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। ढेर सारे ऊतक हम पौधों को पढ़ाए थे आपको। भिन्न भिन्न ऊतक पौधों के विशेष भाग में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये दो ऊतक है जाइलम और फ्लोएम जो पौधे के प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं। यह ऊतक जाइलम और फ्लोएम साथ साथ पाए जाते हैं। ये ऊतक दोनों ऊतक जड़ के अंतिम छोर से लेकर के
पत्तियों के अंतिम शीर्ष तक फैला होता है ये दोनों ऊतक दोस्तों। क्यों? तो इसको परिवहन काम करना है। परिवहन के लिए इन्हें हर जगह उपलब्ध रहना पड़ेगा ना, किसी एक जगह रहकर ये परिवहन कर सकता है। तो ये दोनों ऊतक पौधे में साथ साथ रहते हैं, जाइलम फ्लोएम एक साथ रहते हैं। ये दोनों ऊतक पौधे के सबसे भीतरी भाग में रहते हैं और ये पूरे पौधे विस्तृत रहते हैं, यानी कि यह दोनों ऊतक पौधे के जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैला होता है। अब आइए दोस्तों, तो जाइलम और फ्लोएम ही परिवहन करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जाइलम जो है आपका, ये मुख्य रूप से किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। ठीक है, पौधे में कितने पदार्थों का परिवहन होना जरूरी है? क्या पौधे में गैसों का भी परिवहन होता है? तो 3 पदार्थों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। पौधे में जल का परिवहन कौन करते हैं? जाइलम। सबसे पहले देखिए कि पौधा का जो जड़ होता है, पौधा का जो जड़ होता है, उन जड़ में एक विशेष संरचना होती है। कौन? मूल रोम। मूल रोम पौधों के सबसे बाहरी परत में होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये जड़ है, तो जड़ में जो एकदम छोटे छोटे इस तरह की आकृति के रहते हैं, इस तरह की, देख रहे हैं ना, यही प्रत्येक पौधे के जड़ों में महीन धागों की समान संरचनाएं होती है। पौधे के जड़ों में महीन धागों की समान संरचनाएं होती है। पौधे के जड़ों में महीन धागों की समान संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? रूट एयर कहते हैं। मिट्टी से जल के अणुओं को ग्रहण करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मूल रोम। मूल रोम में या जड़ों में जो सूक्ष्म बालों के समान या सूक्ष्म धागों के समान जो संरचना है, मूल रोम है। और यह मूल रोम पौधों के सबसे ऊपरी परत पर अर्थात एपिडर्मिस में होता है। पौधे के मूल रोम किस परत में होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं। पौधे के मूल रोम किस परत में होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं। मिट्टी से जल के अणुओं का ग्रहण, मान लीजिए कि मिट्टी है, इस मिट्टी में जो जल के अणु है, इस जल के अणु को सबसे पहले जड़ का कौन भाग ग्रहण करेगा? तो पौधे जल कहां से ग्रहण करते हैं? मिट्टी से ग्रहण करते हैं। मिट्टी से जल कौन ग्रहण करते हैं? मिट्टी से जड़ का कौन सा भाग जल ग्रहण करते हैं? मूल रोम। अब मूल रोम तो सबसे ऊपरी परत पर है, मूल रोम सबसे ऊपरी परत पर है, जबकि जाइलम सबसे भीतरी परत में है। जल को एक भाग से दूसरे भाग तक कौन पहुंचाएगा? तो पहले जाइलम तक जल जाएगा तब ना वो पहुंचाएगा। लेकिन मूल रोम से जल को ग्रहण किया है, मूल रोम जो जल को ग्रहण किया है, तो वो जल तो ऊपरी परत में रहेगा। तो मूल रोम किस परत में होते हैं? तो सबसे पहले जड़ के मूल रोम मिट्टी से जल के अणुओं को ग्रहण करता है, अर्थात जल किस परत में आ गया है? एपिडर्मिस के बाद के परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस कहते हैं। इंडोडर्मिस के बाद पाया जाता कौन ऊतक? जाइलम भी और फ्लोएम भी। तो सबसे पहले जो जल ग्रहण होगा वो एपिडर्मिस में आएगा। फिर जल पौधे के बाहरी परत से दूसरी परत यानी कहां आएंगे? कॉर्टेक्स के बाद सबसे भीतरी परत कहां आएंगे? इंडोडर्मिस में ही क्या है, यानी इंडोडर्मिस के बाद के परत में क्या है? इंडोडर्मिस अलग परत है, उसके बाद वाली सबसे भीतरी परत कौन है? जब जाइलम के पास जल आएगा तब न जल जाएगा। तो सबसे पहले मूल रोम के द्वारा मिट्टी से ग्रहण किया गया जल के अणु का एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस से जाइलम तक पहुंचना अति आवश्यक।
और मिट्टी के द्वारा लिए गए जल को इपिडर्मिस, कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस से जाइलम तक पहुंचाने के लिए जड़ में एक विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न होता है, जिस दाब को क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल दाब कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ के भीतर एक जीवित जड़ में एक विशेष प्रकार के दाब उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी आपसे सीधा पूछे, मूल दाब कहाँ उत्पन्न होता है? और जड़ में जो मूल दाब उत्पन्न होता है, इस मूल दाब का कार्य क्या है? इस मूल दाब का कार्य है जल के अणु को एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, इंडोडर्मिस से कहां तक पहुंचाए? यानी जल के अणु या जल बाहरी परत से सीधे जाइलम तक पहुंचाने के लिए जल को बाहरी परत एपिडर्मिस से डायरेक्ट जाइलम तक पहुंचाने के लिए जड़ में क्या उत्पन्न होता है? मूल दाब का काम है जल को ऊपरी परत से एपिडर्मिस से सीधे जाइलम तक पहुंचा देना, अर्थात सबसे भीतर में पहुंचा देना। अगर मूल दाब उत्पन्न नहीं होगा तो जल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और मूल दाब कब उत्पन्न नहीं होगा? जब जड़ क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, अर्थात जड़ मृत हो जाएंगे। मूल दाब केवल जीवित जड़ों में ही उत्पन्न होता है, इसीलिए केवल जीवित जड़ ही मिट्टी से जल ग्रहण करके उन्हें जाइलम तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। मृत जड़ में कभी भी मूल दाब उत्पन्न नहीं होगा और इस तरह से उसमें जल परिवहन की व्यवस्था क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया? मिट्टी से जल ग्रहण किया है, मूल रोम जो जल को ग्रहण किया है तो वो जल तो ऊपरी परत में रहेगा। तो मूल रोम सबसे पहले मूल रोम के द्वारा मिट्टी से ग्रहण किया गया जल के अणु का एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस से जाइलम तक पहुंचना अति आवश्यक है। और मिट्टी के द्वारा लिए गए जल को एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस से जाइलम तक पहुंचाने के लिए जड़ में एक विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न होता है, जिस दाब को क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल दाब कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ के भीतर एक जीवित जड़ में एक विशेष प्रकार के दाब उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी आपसे सीधा पूछे, मूल दाब कहाँ उत्पन्न होता है? और जड़ में जो मूल दाब उत्पन्न होता है, इस मूल दाब का कार्य क्या है? इस मूल दाब का कार्य है जल के अणु को एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, इंडोडर्मिस से कहां तक पहुंचाए? यानी जल के अणु या जल बाहरी परत से सीधे जाइलम तक पहुंचाने के लिए जल को बाहरी परत एपिडर्मिस से डायरेक्ट जाइलम तक पहुंचाने के लिए जड़ में क्या उत्पन्न होता है? मूल दाब का काम है जल को ऊपरी परत से एपिडर्मिस से सीधे जाइलम तक पहुंचा देना, अर्थात सबसे भीतर में पहुंचा देना। अगर मूल दाब उत्पन्न नहीं होगा तो जल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और मूल दाब कब उत्पन्न नहीं होगा? जब जड़ क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, अर्थात जड़ मृत हो जाएंगे। मूल दाब केवल जीवित जड़ों में ही उत्पन्न होता है, इसीलिए केवल जीवित जड़ ही मिट्टी से जल ग्रहण करके उन्हें जाइलम तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। मृत जड़ में कभी भी मूल दाब उत्पन्न नहीं होगा और इस तरह से उसमें जल परिवहन की व्यवस्था क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया? मिट्टी से जल निकल गया है, जड़ में चल गया है, कहां पहुंच गया है? ये काम कैसे हुआ देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। रूट प्रेशर समझ गए ना? जड़ में उत्पन्न दाब जो जल को बाह्य परत से सीधे जाइलम तक पहुंचाता है उसे मूल दाब कहते हैं। मूल दाब जड़ के भीतर होने वाली मेटाबॉलिक फंक्शन के यानी उपापचयी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं और मूल दाब केवल जीवित जड़ों में उत्पन्न होते हैं, नहीं तो नहीं उत्पन्न होते। मृत जड़ में जो मूल दाब उत्पन्न नहीं होते। अब जाइलम तक जल पहुंच गया है,
जाइलम तक जल, जाइलम दोस्तों ये जड़ से लेकर जल को कहां जाएगा? तना तक, और फिर कहां? पत्ती तक। अब जाइलम का काम है कि मूल दाब के कारण जो जल उसके पास पहुंचा है, उस जल को जाइलम कहां तक पहुंचाएगा? पत्तियों तक पहुंचाएगा। अब जाइलम जल को ऊपर कैसे ले जाएगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जाइलम जो जल को जड़ से तना पत्तियों तक ले जाता है, इसमें जरा सा भी ऊर्जा खर्च नहीं होता है। हम लोग का जो पानी का टंकी होता है, दिन में 4 बार मोटर चलाना पड़ता है, बिजली बिल कितना उठ जाता है आप समझ रहे हैं ना। अब बरगद का पेड़ क्या महला होगा जी, वहां तक पानी बिल्कुल फ्री में पहुंचता है नीचे से ऊपर, यानी कि जरा सा भी ऊर्जा खर्च नहीं होता। यानी आप समझ लीजिए कि पौधों को पानी परिवहन के लिए पौधों के भीतर जो जल का परिवहन होता है, उसमें पौधों को जरा सा ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है। अपने आप बिना ऊर्जा खर्च करते हुए एकदम पानी सरसराए हुए पत्ती तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर पौधे को जल परिवहन करने के लिए ऊर्जा खर्च करना पड़ता तो समझ जाइए पौधा का सारा ऊर्जा उसी में बेकार होता। हम लोग को पौधे के उत्पाद से कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तो पौधे में जल परिवहन में कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। बिना ऊर्जा खर्च किए जल इतनी अधिक दूर, पौधे कितने बड़े बड़े होते हैं जी, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, लंबे लंबे पेड़ आप देखे होंगे, और उस लंबे लंबे पेड़ में समझिए नीचे से ऊपर जो जल जाता है बिना कोई ऊर्जा खर्च किए। आखिर ये काम कैसे हो जाता है समझिए अब इस बात को। लेकिन आप जान गए कि पौधे जो मिट्टी से जल ग्रहण करेगा, मूल रोम जल ग्रहण करेगा, मूल रोम जैसे ही जल ग्रहण करेगा जड़ में रूट प्रेशर उत्पन्न होगा, वह रूट प्रेशर जल को बाह्य परत से जाइलम तक दे आएगा, और जाइलम फिर जड़ से उसको कहां तक ले जाएगा, और यह काम जाइलम जल को जड़ तना पत्तियों तक ले जाएगा। इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो बिना ऊर्जा खर्च किए यह काम कैसे हो जाता है अब समझिए। जल के परिवहन होने के लिए पौधों के पत्तियों में लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है, उसका नाम क्या है? ट्रांसपायरेशन। हम इसको पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। वाष्पोत्सर्जन, पहले ये समझ लीजिए, आगे हम वाष्पोत्सर्जन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पौधों के पत्तियों में लगातार वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती रहती है। वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया मतलब क्या है? तो पौधों से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। वाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। ध्यान रखिएगा, वाष्प और एक मिलता जुलता शब्द आ जाता है भाप। वाष्प और भाप में बिल्कुल अंतर है। भाप दिखते हैं, वाष्प दिखते। तो पानी भाप नहीं बनकर, पानी जो भाप बनता है उसको बॉइलिंग कहते हैं। अब पानी जो वाष्प बनता है उसको इवोपोरेशन कहते हैं। वाष्प जब बनेगा हमें दिखेगा, लेकिन जब भाप बनेगा हमें दिख जाएगा कि हाँ भाप बन गया है। तो वाष्प और भाप दोनों अलग अलग चीज है, स्टीम और वेपर दोनों अलग अलग चीज है। तो पौधों में एक विशेष प्रक्रिया पाई जाती है, क्या? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? तो पौधे के पत्तियों से, हालांकि और भाग से भी होता है वाष्पोत्सर्जन, लेकिन मुख्य रूप से कहां से होता है? पौधों के पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो पौधों के पत्तियों में लगातार क्या चलते रहता है? पौधों के पत्तियों में लगातार क्या चलते रहता है? क्लियर हो गया? अब वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्ती में जो जाइलम है, जाइलम तो पूरा पौधा बिछा हुआ है, पत्ती में जो जाइलम है, पत्ती में जो जाइलम उत्तक है, इस जाइलम उत्तक में दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पानी लगातार, जैसे
ये पाइप है, मान लीजिए इस पाइप में जल जा रहा है, ठीक है, और यहां से जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यहां पर वाटर का प्रेशर कम हो जाता है, जबकि अंदर में वाटर का प्रेशर क्या रहता है। अब ये बात जान रहे हैं ना, एक पाइप से पानी निकल रहा है तो पाइप के जिस हिस्से से पानी बाहर निकल रहा है उस हिस्सा पर प्रेशर अपने आप क्या हो जाता है, जबकि अंदर में प्रेशर पूरा बना रहता है, जिसके कारण पानी बाहर निकल रहा होता है और जोर से। तो पत्ती में जहां पर क्या होते रहा है, यानी पानी बाहर निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी वाष्प के रूप में क्या हो रहा है, तो लगातार वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों के जाइलम में प्रेशर क्या हो जाता है। अब प्रेशर ऊपर में कम हो गया तो जाइलम यानी जड़ वाला जाइलम में दाब निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अधिक क्यों हो जाएगा, तो ऊपर वाला कम हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा। अब जाइलम की स्थिति यह है कि ऊपर में प्रेशर कम, नीचे में प्रेशर, ऊपर में प्रेशर कम, क्यों, तो पानी वाष्प के रूप में क्या हो रहा है, इसीलिए ऊपर के जाइलम में प्रेशर कम और नीचे के जाइलम में प्रेशर अधिक, यानी नीचे उच्च दाब, ऊपर। अब कोई भी पदार्थ किधर से किधर भागेगा, उच्च दाब से जाएगा ना। उच्च दाब से आप जिधर दबाइएगा तो जिधर प्रेशर डालिएगा तो वो पदार्थ उधर भागेगा जिधर प्रेशर कम है, सीधा सा सवाल है। तो जाइलम के नीचे प्रेशर अधिक है, ऊपर में प्रेशर, यही दाबों के अंतर होने के कारण ही, इसी दाबों के अंतर होने के कारण ही जाइलम से पानी सीधा नीचे से ऊपर खींचा जाता है, कोई ऊर्जा खर्च करनी नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया ना। यानी जाइलम के भीतर जल का जो परिवहन होता है या जाइलम के द्वारा जल का जो परिवहन होता है, इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। यह परिवहन दाबों के अंतर रहने के कारण होता है। पत्तियों में स्थित जाइलम में प्रेशर घट जाता है क्योंकि पत्ती में लगातार वाष्पोत्सर्जन चलती रहती है, जबकि जड़ों में स्थित जाइलम में प्रेशर अधिक रहता है। नीचे दाब अधिक, ऊपर दाब कम, इसीलिए पानी सीधे नीचे से ऊपर जाने लगता है, अर्थात खिंचाने लगता है। और इस तरह से जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं, क्योंकि ये दाबों का अंतर बिल्कुल नहीं होगा जब पौधों में क्या नहीं होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन पौधों में होना अनिवार्य है, तभी जल पहुंच सकेगा ऊपर। वाष्पोत्सर्जन के अभाव में पौधे की मृत्यु भी हो जाएगी। क्यों, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो दाबों का अंतर हो पाएगा, दाबों का अंतर नहीं हो पाएगा, जाइलम जल पहुंचा पाएगा, और जले नहीं पहुंचेगा ऊपर तो पौधा बच पाएगा। क्लियर हो गया, जल पहुंच गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले पौधा जल कौन से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से। मिट्टी से पौधा का कौन सा भाग जल ग्रहण करता है, जड़ का कौन सा भाग, मूल रोम पौधा के ऊपरी परत अर्थात कहां। अब एपिडर्मिस से जल कहां, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से इंडोडर्मी, इंडोडर्मिस से जाइलम। जल के अणु को एपिडर्मिस से जाइलम तक पहुंचाने के लिए जड़ में क्या उत्पन्न होता है, मूल दाब। मूल दाब का काम होता है कि जल के अणु को एपिडर्मिस से, उसके बाद जाइलम का काम है जल को जड़ से तना पत्ती तक। पौधों में जल के परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है, इसके लिए पौधों में लगातार क्या होते रहना जरूरी, वाष्पोत्सर्जन होते रहने के कारण पत्ती में दाब, पत्ती के जाइलम में दाब कम, जड़ के जाइलम में दाब, दाबों के अंतर होने के कारण पानी सीधे ऊपर खिंचा जाता है। इस खिंचाव को हम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। और इस तरह से मिट्टी से लिया गया जल पौधों तक, पौधों के पत्तियों तक पहुंच जाता है, वह भी बिना कोई ऊर्जा खर्च किए। तो जल का परिवहन हो गया। अब ध्यान दीजिए कि पौधे जल ग्रहण करते हैं कौन से, मिट्टी से। अब जो जलीय पौधे हैं वो जल से ही ग्रहण करेंगे, तो ठीक है। ऐसा नहीं कि जलीय पौधे, कई अगर जलीय पौधे जल ग्रहण करने के लिए मिट्टी पर रात में आते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। तो पौधे जल कहां से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से ग्रहण करते हैं। निश्चित तौर पर जो पौधे मिट्टी में नहीं रहते हैं यानी जलीय है, जैसे थैलोफाइटा के बारे में आपको बताए थे, तो वो जल में ही रहते हैं तो वहीं से जल ग्रहण कर लेते हैं विसरण विधि के द्वारा।
अब पौधे मिट्टी से जो जल ग्रहण करते हैं, मिट्टी में 3 प्रकार के जल होते हैं। मिट्टी में कितने प्रकार के जल? 3 प्रकार के जल। पहला जल है आपका गुरुत्वीय जल। कौन जल? हम लोग जो ट्यूबवेल से, मोटर से जल निकालते हैं वो जल कौन है? गुरुत्वीय जल, जिसको हिंदी में भूमिगत जल भी कहते हैं। तो वो जो भूमिगत जल है, गुरुत्वीय जल है, जो हम चापाकल से खींच खींच कर निकालते हैं, वो जल पौधा ग्रहण करते नहीं। उतनी क्षमता नहीं है पौधे में कि वो जल ग्रहण कर सके। उसके बाद दूसरा जल होता है आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल मिट्टी के कणों पर मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे जल को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। यानी आर्द्रता ग्राही जल मिट्टी के कणों से एक मजबूत बंधन के द्वारा बंधे होते। अब जो खुद जल के अणु मजबूत बंधन के साथ मिट्टी में बंधे हैं, उसे पौधा ग्रहण पाएगा नहीं। तो आर्द्रता ग्राही जल भी पौधा ग्रहण नहीं कर पाते। मिट्टी में तीसरा जल होता है कौन? कोशिका जल। मिट्टी के कणों के बीच फंसे जल के अणु को क्या कहते हैं? मिट्टी के कणों के बीच फंसे जल के अणु को क्या कहते हैं? तो मिट्टी में 3 प्रकार के जल होते हैं, गुरुत्वीय जल, आर्द्रता ग्राही जल और पौधे सिर्फ और सिर्फ कौन जल ग्रहण करते हैं? यानी पौधे के जो मूल रोम या जड़ जल को ग्रहण करते हैं, वे मिट्टी के कणों के बीच फंसे किस जल को? कोशिका जल को। इसीलिए अगर कहीं पर पानी के अभाव में पौधा सूख गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मिट्टी में पानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मिट्टी में कोशिका जल नहीं है। तो मिट्टी में कितने प्रकार के जल रहते हैं? कौन कौन? इन 3 प्रकार के जलों में पौधे कौन से जल ग्रहण करते हैं? कोशिका जल। कोई दिक्कत? समझ गए? जल के परिवहन में कोई दिक्कत है? मूलतः आप समझे। जल के परिवहन को एक बार देखिए तो सरसरी निगाहों से, फिर हम आते हैं खनिज लवण का परिवहन कराते हैं। कहिए दोस्तों, कोई दिक्कत ना? जल का परिवहन हो गया ना? आइए खनिज लवण का करवाते हैं। किन किन चीजों का परिवहन पौधे में होना जरूरी है? जल, खनिज लवण और भोजन का। जल का तो हो गया, अब वो भी फ्री में है, यानी कोई ऊर्जा पौधे को खर्च करना नहीं पड़ता। अब खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है? ध्यान दीजिए, पौधों को अपने स्वस्थ विकास के लिए 17 पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिनमें अधिकांश पोषक तत्व पौधे कहां से ग्रहण करते हैं? 17 तो नहीं, लेकिन 17 में
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़कर कितना बच गया? 14 पोषक तत्व अर्थात खनिज लवण पौधे कहां से ग्रहण करते? मिट्टी से ग्रहण करते। अब मिट्टी से भी कैसे ग्रहण करते हैं? खनिज लवणों को ग्रहण जो करते हैं, ये ग्रहण भी पौधे के जड़ में पाए जाने वाले मूल रोम ही ग्रहण करते हैं। यानी कि पौधे के जड़ में पाए जाने वाले मूल रोम ही मिट्टियों में उपस्थित खनिज लवण को ग्रहण करता है। लेकिन मूल रोम मिट्टी से खनिज लवण को उस तरह ग्रहण नहीं करता जिस तरह वो जल के अणुओं को करता है। मूल रोम ही मिट्टी से जल के अणुओं को भी ग्रहण करता है। अब मूल रोम ही, जड़ों के मूल रोम ही मिट्टी से खनिज लवणों को भी ग्रहण करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से, एक समान तरीके से नहीं। अब खनिज लवणों को कैसे ग्रहण करता है? तो खनिज लवण को ग्रहण करने के लिए मूल रोम में विशेष व्यवस्था बनी होती है। वो विशेष व्यवस्था क्या है? तो मूल रोम में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इसके साथ साथ क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। यानी पौधे के जड़ों में स्थित मूल रोम को मिट्टी से खनिज लवणों के ग्रहण करने के लिए किनकी जरूरत है? प्रोटीन। और इस प्रोटीन और एंजाइम के अभाव में मूल रोम मिट्टी में स्थित खनिज लवणों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं करता। इसके अलावे ये तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, प्रोटीन और एंजाइम तो चाहिए। इसके अलावे मूल रोम को खनिज लवणों को ग्रहण करने के लिए क्या खर्च करना पड़ता है? एटीपी अर्थात क्या खर्च करना पड़ता है? ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। जबकि जल के अणु को ग्रहण करने के लिए ना तो मूल रोम को प्रोटीन की जरूरत थी, ना ही किसी एंजाइम की जरूरत थी, ना ही उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। लेकिन खनिज लवणों को ग्रहण करने के लिए पौधे के जड़ों के मूल रोम में विशेष प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम उपस्थित रहते हैं और इसके साथ साथ उन्हें खनिज लवणों को ग्रहण करने के लिए मिट्टी से कुछ ना कुछ ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ती है। और कोई भी खनिज लवण जो ग्रहण होता है वह किस रूप में ग्रहण होता है? आयन के रूप में ग्रहण होता है। किस रूप में? जैसे लोहा ग्रहण होता है लौह आयन के रूप में, मैग्नीशियम ग्रहण होता है मैग्नीशियम आयन के रूप में, क्लोरीन ग्रहण होता है क्लोरीन आयन के रूप में। यानी कि मूल रोम खनिज लवणों को किस रूप में ग्रहण करते हैं? आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस आयन के रूप में ग्रहण कैसे करते? तो मिट्टी के कणों के बीच ये सब उपस्थित रहते आयन के रूप में, और उसे मूल रोम प्रोटीन एंजाइम और एटीपी खर्च करके क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और मूल रोम जो इन खनिज लवणों को जब ग्रहण कर लेता है तो ये खनिज लवण फिर जल में जा करके क्या हो जाता? घुल जाता है। जब ये खनिज लवण जल में घुल जाता है तो जल तो ऊपर जा ही रहा है, तो उसके साथ साथ खनिज लवण भी ऊपर चला जाता है। यानी खनिज लवण को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऊर्जा खर्च करने की कोई जरूरत, क्योंकि खनिज लवण जल में जाकर क्या हो गया? और घुलित रूप में ही वह एक भाग से दूसरे भाग पहुंच जाता है। सिर्फ मूल रोम को ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा है मिट्टी से खनिज लवणों को ग्रहण करने के लिए, वो भी किस रूप में? जब एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करके जल का मूल रोम इन खनिज लवणों को ग्रहण कर लेता है, उसके बाद इसको ऊपर पहुंचाने में कोई ज्यादा टेंशन, जल ऊपर जा ही रहा है, उसमें जाकर घुल गया, सीधे ऊपर चला गया। तो खनिज लवणों का परिवहन भी कौन किया? जो जल का कर रहा था। पौधे में खनिज लवणों का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में घुलित अवस्था में होता है। किस अवस्था में? घुलित अवस्था में होता है। और चूंकि घुलित अवस्था में हो रहा है तो खनिज लवणों का भी परिवहन कौन किया? जाइलम।
तो पौधे के वास्कुलर बंडल के संवहन तंत्र के जाइलम ऊतक जल का भी परिवहन करता है और खनिज लवणों का भी परिवहन करता है। जल और खनिज लवण पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से मूल रोम ग्रहण करते हैं। मूल रोम को जल ग्रहण करने में ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मूल रोम को मिट्टी से खनिज लवणों को ग्रहण करने के लिए ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है, एंजाइम की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत? खनिज लवणों का परिवहन पढ़ लीजिए। अब किसका बच गया है? भोजन का। खनिज लवण पहुंच गया। अब क्या बच गया है? भोजन। आइए ध्यान दीजिए कि भोजन का निर्माण मुख्य रूप से कहां होता है, इसलिए इसका परिवहन तना और जड़ में होता है। लेकिन आपको हम पहले ही बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ढेर सारे भोजन बनते हैं, इतने बनते हैं कि पौधा उसका 10% भी अपने लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं। अधिकांश भोजन पौधों के विभिन्न भागों में स्टोर रहता है। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी पौधे पतझड़ का सामना करते हैं और पतझड़ के समय उसमें एक भी पत्ती नहीं रहती है। तो ऐसे समय क्या होता है? तो ऐसे समय जड़ में बना भोजन पुनः कहां जाने लगता है? ऊपर की ओर। ठीक है, तो कभी कभी अधिकांश समय भोजन नीचे से ऊपर आता है, लेकिन कभी कभी भोजन का परिवहन नीचे से ऊपर की भी ओर होता है। जैसे पतझड़ का समय है, एक भी पत्ता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा।
लेकिन भोजन की तो कमी है नहीं पौधे में, बहुत सारे भोजन जमा है, उस अवस्था में भोजन नीचे से ऊपर चला जाए। तो भोजन का परिमाण पौधों में पत्ती से जड़ और जड़ से तना पत्ती तक दोनों तरफ होता है। और यह परिमाण पौधों में किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। किस ऊतक के द्वारा होता है? यानी भोजन परिवहन करने की जिम्मेदारी किस पर है? फ्लोएम पर है। और पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में क्या बनते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनते हैं, तुरंत ही ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सुक्रोज में। और भोजन का परिवहन जो होता है वह किस रूप में होता है? सुक्रोज। बनता है ग्लूकोज, अब फिर ग्लूकोज बनकर तुरंत किसमें कन्वर्ट होता है? सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? और सुक्रोज के रूप में ही भोजन का परिवहन होता है। यानी फ्लोएम जो भोजन का परिवहन करते हैं तना से जड़ और जड़ से तना तक, ये परिवहन भोजन का फ्लोएम किस रूप में करते हैं दोस्तों? सुक्रोज के रूप में करते हैं। और जब भोजन सुक्रोज के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो उसके बाद ये सुक्रोज किसमें बदल जाता है? एस्टार्च। यानी एस्टार्च के रूप में पौधों में ऊर्जा, पौधों में भोजन क्या होता है? तो पौधों में भोजन किस स्वरूप में बनते हैं? पौधों में भोजन का परिवहन किस स्वरूप में होता है? पौधों में भोजन का संचय किस में होता है? तो भोजन के 3 अलग अलग स्वरूप है, ग्लूकोज, सुक्रोज और एस्टार्च। ग्लूकोज में के रूप में भोजन तैयार होता है, सुक्रोज के रूप में भोजन का परिवहन होता है, और एस्टार्च के रूप में भोजन का संचय होता है। ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण होता है, सुक्रोज के रूप में भोजन का परिवहन होता है, और एस्टार्च के रूप में भोजन का संचय होता है। क्लियर हो गया? तो भोजन का जो परिवहन होता है वह पत्ती से जड़ के तरफ और जड़ से पत्तियों के तरफ होता है। और यह परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। और भोजन हमेशा, पौधों में भोजन हमेशा वैसे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दोनों तरफ भोजन का परिवहन हुआ। लेकिन भोजन का परिवहन अगर दूसरे नजरिए से देखे तो भोजन का परिवहन हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होती है। उच्च सांद्रता मतलब वो भाग जहां भोजन अधिक है, निम्न सांद्रता मतलब वो भाग जहां भोजन कम है। उच्च सांद्रता वाले भाग को सप्लाई इंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लाई इंड कहते हैं। निम्न सांद्रता वाले भाग को कंजप्शन इंड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंजप्शन इंड कहते हैं। ठीक है, सप्लाई इंड, कंजप्शन इंड। पौधे के वो भाग जहां भोजन की अधिकता है उसे हम क्या कहते हैं? पौधे के वो भाग जहां भोजन की जरूरत है उसे क्या कहते हैं? तो पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा सुक्रोज के रूप में सप्लाई इंड से कंजप्शन इंड की ओर होता है। कभी सप्लाई इंड पत्तियों में बन सकता है तो कभी सप्लाई इंड जड़ में बन सकता है। कभी कंजप्शन इंड स्वयं पत्ती तो नहीं होगा कंजप्शन इंड, क्योंकि वहां तो लगातार चलते रहता है। लेकिन ऐसे पत्ती जिसके क्लोरोफिल नष्ट हो गए हैं, फिर वो कुछ दिन जीवित रहना चाहता है, तो वो भी कंजप्शन इंड बन जाएगा। तो कभी सप्लाई इंड जड़ बन जाएगा तो कभी पत्ती, कभी कंजप्शन इंड पत्ती बन जाएगा तो कभी कंजप्शन इंड जड़ बन जाएगा। और फ्लोएम के द्वारा जो भोजन का परिवहन होगा उसमें पौधा को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जल के परिवहन में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होता है, जल के अवशोषण में भी कोई ऊर्जा खर्च नहीं होता है, खनिज लवणों के परिवहन में भी पौधा को कोई ऊर्जा खर्च करना, लेकिन खनिज लवणों के अवशोषण में पौधों को ऊर्जा खर्च करना। लेकिन फ्लोएम के द्वारा जो भोजन का परिवहन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग
सप्लाई इंड से कंजप्शन इंड, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इसमें ऊर्जा खर्च होता है दोस्तों, इसमें ऊर्जा खर्च होता है। यानी भोजन के परिवहन में पौधों को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन जल और खनिज लवणों के परिवहन में कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। हालांकि खनिज लवणों के अवशोषण करते समय पौधों को जरूर ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो इस तरह पौधों में परिवहन जल, खनिज लवण और भोजन का संपन्न हो जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया, समझ गए। और इस परिवहन में थोड़ा सा अंतर भी है दोस्तों। अंतर यह है कि पौधों में जल और खनिज लवणों का जो परिवहन जाइलम के द्वारा होता है वह केवल एक ही दिशा में होता है, वो केवल एक ही दिशा में होता है। यानी जल और खनिज लवणों का परिवहन पौधों में एक दिशीय होता है। पौधों में क्या होता है? एक दिशीय होता है। यानी कि जल और खनिज लवण ऊपर से नीचे नहीं परिवहन हो सकते। यानी जाइलम जो जल का परिवहन करता है, जाइलम में जो खनिज लवण घुलित अवस्था में परिवहित होते हैं, वो परिवहन जाइलम केवल एक दिशा में कर सकता है। लेकिन वही फ्लोएम की अगर बात करिएगा, जो भोजन को सुक्रोज के रूप में वो नीचे से ऊपर भी ला सकता है, ऊपर से नीचे से। तो भोजन का परिवहन सभी संभव दिशाओं में होता है, लेकिन जल और खनिज लवणों का परिवहन केवल एक दिशा में होता है। ये बात हम जाइलम और फ्लोएम जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे दोनों में क्या क्या अंतर है दोस्तों। तो जल और खनिज लवण का परिवहन एक दिशीय होता है, जबकि भोजन का परिवहन द्विदिशीय होता है। जल और खनिज लवणों के परिवहन में कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, जबकि भोजन के परिवहन में पौधों को एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ऐसा परिवहन जिसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़े उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऐसा परिवहन जिसमें कोई ऊर्जा खर्च ना करना पड़े उसे क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा खर्च करना पड़े उसे क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसे क्या कहते हैं? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ गए आप। ऐसा परिवहन जिसमें कोई ऊर्जा खर्च ना करना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा ना खर्च करना पड़े, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी पौधे में जल और खनिज लवणों का जो परिवहन होता है वो एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जबकि पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो एक प्रकार का। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार नजर दौड़ा लीजिए, तब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। खर्च ना करना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा ना खर्च करना पड़े, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी पौधे में जल और खनिज लवणों का जो परिवहन होता है वो एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जबकि पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो एक प्रकार का। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार नजर दौड़ा लीजिए, तब हम आते हैं अगले टॉपिक पर।
कहिए दोस्तों, सब कुछ पहुंच गया। तीन चीज न था, और कुछ बोलिए, पहुंचा देंगे। और कुछ जरूरी नहीं है। याद रखना है, पौधे में गैसों का परिवहन लेकिन जंतु में होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों चीज पौधा में एक जगह से दूसरे जगह जाना है, बाकी हर कुछ हर जगह पर है। कोई दिक्कत नहीं ना। अंदर बाहर कर रहे हैं दोस्तों। बैठ जाइए, बैठ जाइए। 1.5-2 घंटा एक जगह नहीं बैठ सकते हैं तो फिर परीक्षा कैसे दीजिएगा? आइए, अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन। अभी तक वाष्पोत्सर्जन के बारे में इतना तो आप जान ही चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जल का परिवहन होगा ही, जल का नहीं होगा तो खनिज लवण का भी नहीं होगा, क्योंकि खनिज लवण जले में घुलकर होते हैं, ऊपर से नीचे जाते, सॉरी नीचे से ऊपर जाते। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में अब तक हम ये जाने हैं कि जल के परिवहन के लिए ये अनिवार्य है। अब आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है और पौधों के लिए ये क्या महत्व रखता है। एक महत्व आप समझ ही गए हैं कि जल के परिवहन के लिए इनका विशेष महत्व है, लेकिन यह वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन का आप संधि विच्छेद कर दीजिए, पता चल जाएगा वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन का हो जाएगा वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के वायवीय भाग, कैसा भाग? वायवीय भाग, यानी जो भाग हवा में है। और हवा में कौन कौन भाग है? तो पत्ती है, तना है, शाखा है, फूल है, फल है, इत्यादि इत्यादि। तो पौधों के वायवीय भाग मुख्य रूप से किसके द्वारा? पौधों के वायवीय भाग, यानी कि जो भाग हवा में है, जमीन के अंदर नहीं है, जड़ को हम शामिल नहीं कर रहे। तो पौधों के वायवीय भाग जिसमें मुख्य रूप से कौन? पत्ती के द्वारा जल का वाष्प के रूप में, वाष्प समझ रहे हैं ना, वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके तहत पौधों के वायवीय भाग से और मुख्य रूप से पत्तियों से जल किस रूप में बाहर निकलते रहते हैं? वाष्प के रूप में बाहर निकलते। मुख्य रूप से पत्तियों से जल वाष्प के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। शाखा है, फूल है, फल है, इत्यादि इत्यादि। तो पौधों के वायवीय भाग मुख्य रूप से किसके द्वारा? पौधों के वायवीय भाग, यानी कि जो भाग हवा में है, जमीन के अंदर नहीं है, जड़ को हम शामिल नहीं कर रहे। तो पौधों के वायवीय भाग जिसमें मुख्य रूप से कौन? पत्ती के द्वारा जल का वाष्प के रूप में, वाष्प समझ रहे हैं ना, वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके तहत पौधों के वायवीय भाग से और मुख्य रूप से पत्तियों से जल किस रूप में बाहर निकलते रहते हैं? वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्ती से होते हैं, यानी कि लगभग 90 से 91%, 90 से 92% वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बहुत कम वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा। यानी वाष्पोत्सर्जन केवल पत्तियों में ही नहीं बल्कि सभी वायवीय भागों से होता है,
लेकिन अधिकांश वाष्पोत्सर्जन 90% से अधिक वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है केवल, यानी कि आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वायवीय भाग मुख्य रूप से पत्तियों से जल वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। अब यह कैसे निकलता है, तो दोस्तों पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन संपन्न कराने के लिए पौधों के पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ सकते हैं। प्रत्येक पौधों के पत्ती में सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र, ये छिद्र सूक्ष्म सूक्ष्म केवल आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेगा। पत्तियों में स्थित इस सूक्ष्म छिद्र को, पत्तियों में स्थित इस सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। एस्टोमाटा कहते हैं यानी क्या कहते हैं, इन्हीं रंध्र के जरिए जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता, इसी रंध्र के जरिए जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता। अब रंध्र जो होता है अर्थात पौधे के पत्ती में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं ना, ये सूक्ष्म छिद्र सभी पौधे के पत्तियों में एक समान तरीके से नहीं होते। बड़े बड़े जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उसके पत्ती के नीचे में पाया जाता है क्या, रंध्र। जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, ये सब द्विबीजपत्री पौधे, इसके पत्ती के नीचे में रंध्र पाए जाते हैं, पत्ती के ऊपर में नहीं। एक बीजपत्री जो पौधे जैसे धान, गेहूं, मक्का, उसके पत्ती के दोनों तरफ रंध्र पाए जाते हैं। जलीय पौधे के पत्ती में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मरुस्थलीय पौधे के रंध्र जो होते हैं ना, वो नीचे धंसे होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि मरुस्थल में जल की क्या होती है। तो मरुस्थल पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम हो तभी पौधा जिंदा रहेगा, और मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए उसकी विशेष व्यवस्था कहां बनी हुई है, रंध्र। रंध्र एस्टोमल कैविटी में धंस जाते हैं, जिससे इसे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल ही नहीं पाता सही तरीके से। तो पौधों के पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र नामक सूक्ष्म छिद्र से पानी वाष्प के रूप में क्या होते रहता है, बाहर निकलते रहता है। इसके अलावे थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन पौधे के तनों में भी होता है, थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन पौधे के तना में भी होता है। तो तना में क्या होते हैं, तो दोस्तों पौधे के तना में भी उत्तल लेंस आकार के एक छिद्र होते हैं, जिसको कहते हैं वातरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। इसी लेंटिसेल्स के जरिए पौधा पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है। लेकिन तनों से वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। 90 से 92% वाष्पोत्सर्जन कौन करता है। क्लियर हो गया। पौधों के वायवीय भाग मुख्य रूप से पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे के मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। हल्का सा किसमें होता है, रंध्र और वातरंध्र समझ गए ना। वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तनों में। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती में। वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती में। उसके बाद ये भी याद रखना है कि सभी पौधों में रंध्र की स्थिति एक समान है। द्विबीजपत्री के पत्तों में केवल नीचे में रंध्र पाए जाते हैं, एक बीजपत्री के ऊपर नीचे दोनों में पाए जाते हैं। जलीय या हाइड्रोफाइट प्लांट में होते ही नहीं है, जबकि मरुस्थलीय या जीरोफाइट प्लांट के रंध्र काफी नीचे धंसे होते हैं कि ताकि उन पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम से। क्लियर, बात समझ गए। अब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सभी पौधों में होता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सभी पौधों में एक समान नहीं होता है। यानी कि बरगद का पेड़ जितना वाष्पोत्सर्जन करेगा उतना आपको क्या लगता है सूरजमुखी का भी पौधा करेगा, नहीं करेगा। यानी कि जो पौधा जितना अधिक बड़ा है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वह उतना ही अधिक जल का त्याग करेगा। सूरजमुखी का 10 एकड़ का खेत मिल करके जितना वाष्पोत्सर्जन करेगा वह उतना अकेले बरगद का विशाल पेड़ कर देगा।
तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की मात्रा जो वाष्प के रूप में पौधों से बाहर निकलेगी, यह पौधों के आकार पर निर्भर करता है। पौधे जितने विशाल होंगे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उतना ही अधिक जल का त्याग करेंगे। यानी छोटे छोटे पौधे कम जल का त्याग कर पाएंगे वाष्पोत्सर्जन के जरिए, अब बड़ा बड़ा पौधा ज्यादा कर पाएंगे। तो सभी पौधे वाष्पोत्सर्जन के जरिए एक समान तरीके से जल का उत्सर्जन वाष्प के रूप में नहीं करते। लेकिन आप याद रखिएगा कि सभी पौधे अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। सभी पौधे अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का कितना गुना? 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जन के रूप में तैयार करते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? उसके बाद वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सभी पौधों में एक समान तरीके से जल का त्याग नहीं होता है। बड़े पौधे में ज्यादा, छोटे पौधे में कम। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सभी पौधों में भर दिन यानी 24 घंटा नहीं चलते रहता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दिन में ही होता है, रात में नहीं होता। क्योंकि रात में पौधे के पत्तियों में जो रंध्र होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते। लेकिन वात रंध्र नहीं बंद होते। यानी वाष्पोत्सर्जन 100% रात को नहीं रुकता है, लेकिन रात को मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, क्योंकि रात को पत्ती के रंध्र क्या हो जाते हैं? और रंध्र को बंद करने के लिए इसके चारों तरफ कौन कोशिका होता है? द्वार कोशिका, गार्ड सेल। ध्यान रखिएगा कि पौधे के पत्तियों के रंध्र के चारों तरफ 2 गार्ड सेल लेते हैं। एक रंध्र के दोनों तरफ कितने गार्ड सेल? और ये गार्ड सेल द्वार कोशिका रंध्र को बंद कर सकता है, द्वार कोशिका रंध्र को बंद कर सकता है, रंध्र को। तो ये द्वार कोशिका रात को यानी अंधेरे में बंद कर देती है, और दिन में यानी कि रंध्र को क्या कर देती है? तो चूंकि रात में तो रंध्र बंद हो गया है, इसलिए रात में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन हल्का फल्का वाष्पोत्सर्जन रात में भी किसके द्वारा चलते रहता है? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दिन में ही होती है, क्योंकि रंध्र केवल खुले कब होते हैं? दिन में। लेकिन आप याद रखिएगा कि रंध्र के द्वारा पौधे गैसीय यानी कि ऑक्सीजन लेते छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते छोड़ते हैं। तो रंध्र का बंद होने का मतलब सिर्फ वाष्पोत्सर्जन का नहीं होना है। रंध्र के बंद हो जाने के बाद भी इससे होकर गैसों का आदान प्रदान संभव होते हैं। तो रंध्र खुला है या रंध्र बंद हो गया, खुला बंद है, गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होगा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन केवल रंध्र के खुले रहने पर होगा, रंध्र के बंद रहने पर वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दिन में होती है, रात में क्यों नहीं होती है? क्या रात में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्णतः रुक जाती है? नहीं, कुछ कुछ वाष्पोत्सर्जन रात में होते रहता है। किसके द्वारा? तनों के वात रंध्र के जरिए। क्लियर है दोस्तों? समझ गए ना बात को? अब वाष्पोत्सर्जन जो मुख्य रूप से दिन में होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दिन में जो होता है, वो भी एक समान तरीके से नहीं होता है। कभी ज्यादा तेजी से होता है तो कभी धीमे गति से होता है। वाष्पोत्सर्जन सुबह धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है? यानी जैसे ही सुबह हुआ धीरे धीरे वाष्पोत्सर्जन शुरू हुआ, 9-10 बजेगा पूरा रेस पकड़ लेगा वाष्पोत्सर्जन, फिर दोपहर में जाकर रेस्ट मारेगा, अब फिर जाकर भरा देगा, अब फिर शाम में बंद हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से जो दिन में होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो मुख्य रूप से दिन में होता है, वो भी एक समान तरीके से नहीं होता। कभी वाष्पोत्सर्जन घट जाता है, कभी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया एकदम ऑफिस ड्यूटी की तरह है न है। सुबह धीरे धीरे 9 बजे के बाद पूरा एकदम जोश में,
ऑफिसों 9 बजे खुलता है, 9 बजे के बाद दोपहर तक पूरा जोश में वाष्पोत्सर्जन होते रहेगा, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट यानी लंच ब्रेक, अब फिर जाके कुछ देर तेजी होता है, अब फिर शाम होते होते बंद हो जाता है, शाम को ऑफिस भी बंद। तो क्लियर हो गया, वाष्पोत्सर्जन समझ गए। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दिन में होता है, लेकिन रात में 100% वाष्पोत्सर्जन रुकता नहीं है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधे पानी को सिर्फ बर्बाद करते हैं, बर्बाद। पौधे मिट्टी से जितना जल ग्रहण करते हैं उसका 90% जल सीधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यानी मिट्टी से लिए गए अधिकांश जल पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, 90%। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे जल को सिर्फ बर्बाद करते हैं, बर्बाद। समझिए ना, 90% जल जो है उड़ा देता है पौधा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे जल को सिर्फ बर्बाद करते हैं। मिट्टी के द्वारा जितने जल पौधे ग्रहण करते हैं उसका 90% जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब जब इतना जल को उड़ाना ही था तो ले काहे रहे हैं? ठीक है, तो ये सवाल का हल मिल जाएगा आपको कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का बर्बादी पौधे करते हैं, लेकिन यह बर्बादी भी जरूरी है। क्यों? तो यह बर्बादी नहीं होगा, अर्थात वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जाइलम जल का परिवहन कर पाएगा, और जल के परिवहन के अभाव में पौधा रह पाएगा। अब पौधा नहीं रह पाएगा तो हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरेगा दोस्तों पौधे के अभाव में। क्लियर हो गया? पौधे विलुप्त हो जाएगा तो किसी भी सजीव का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं रह सकता। इस बात को आप जानते ही भी हैं और डिटेल में आगे हम बताएंगे भी। तो क्लियर हो गया? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे सिर्फ पौधे पानी को बर्बाद करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को पौधा का आवश्यक दुर्गुण माना जाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन पौधा का एक दुर्गुण है, लेकिन यह जरूरी है। यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे पानी को बर्बाद करते हैं, लेकिन यह बर्बादी जरूरी है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो वाष्पोत्सर्जन समझ गए। वाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग से होते हैं? मुख्य रूप से पत्ती से होते हैं, लेकिन सभी वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से दिन में या रात में? दिन में। रात में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्यों नहीं होती है? बिल्कुल, रात में रंध्र बंद हो जाता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। वाष्पोत्सर्जन को पौधों का आवश्यक दुर्गुण क्यों माना गया है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल सिर्फ बर्बाद होते हैं, लेकिन जाइलम के द्वारा जल के परिवहन होने के लिए ये जरूरी है, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक दुर्गुण माना जाता है। अब वाष्पोत्सर्जन का महत्व को समझिए। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो पौधों का एक आवश्यक दुर्गुण है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो पौधों का आवश्यक दुर्गुण है, उसका क्या महत्व है पौधों के लिए, उसको थोड़ा आप देखिए। पहला महत्व तो है दोस्तों जल के परिवहन के लिए। दूसरा महत्व है खनिज लवण के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तीसरा महत्व है पौधों का तापमान नियंत्रण होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधा का शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिस तरह पसीना निकलने से हम लोगों का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, उसी तरह वाष्पोत्सर्जन होने से पौधा का टेम्परेचर कंट्रोल होता है।
तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का महत्व क्या है? तो पहला महत्व है कि ये जल के परिवहन के लिए अनिवार्य है। दूसरा, ये खनिज लवणों के परिवहन के लिए अनिवार्य है। तीसरा महत्व, ये पौधों के तापमान को नियंत्रित करता है। चौथा महत्व इसका ये है कि फलों की गुणवत्ता बनाए रखता है। फलों की गुणवत्ता बनाए रखता है। आपको क्या लगता है कि आम का जो रस है या फिर नींबू का जो रस है या कोई भी रसीले फल या गूदेदार फल अपनी उपयुक्त गुणवत्ता इसलिए बना पाते हैं क्योंकि सही तरीके से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन उपयुक्त तरीके से होने के लिए पौधों में फलों की गुणवत्ता बेहतरीन होती है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, फलों की गुणवत्ता घट जाएगी, अर्थात नींबू का रस कम हो जाएगा, आम का रस गायब हो जाएगा। ठीक है, तो फलों की गुणवत्ता बढ़िया तरीके से बने रहे, इसके लिए वाष्पोत्सर्जन का होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावे वाष्पोत्सर्जन पौधों को मजबूती प्रदान करता है। पौधों को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होने से पानी बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है और पानी का धार जब जाइलम में बनता है तो पौधे अंदर से क्या बनते हैं? मजबूत बनते हैं। पौधे अंदर से क्या बनते हैं? मजबूत बनते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन जल के परिवहन के लिए अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन खनिज लवणों के परिवहन के लिए अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन फलों के गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। और वाष्पोत्सर्जन पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। एक बात पढ़िए तो वाष्पोत्सर्जन के महत्व क्या क्या है पौधे के लिए? बैठिए नो, बच्चा जैसे तैयार है बैग लेके, घंटी बजेगा भाग जाएंगे ना। पौधे का तापमान नियंत्रण किस प्रक्रिया के द्वारा? कोई दिक्कत नहीं। एक बात तो हम आपको बताए थे कि दिन में जो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन होता वो भी एक समान रूप से, सुबह धीमी गति से, दोपहर धीमी गति से, बाकी समय तेज गति से। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया एक समान तरीके से तो होता नहीं है, लेकिन कई ऐसे बाहरी कारक है जो पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन को घटा सकता है। और पहला कारण है आपका क्या? तापमान। अगर टेम्परेचर वातावरण का बढ़ गया तो वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घट गया तो वाष्पोत्सर्जन घट जाएगा। यानी गर्मी में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कि ठंडी में? गर्मी में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। तो वाष्पोत्सर्जन को कई बाहरी कारक प्रभावित भी करते हैं। पहला कारक आपका क्या? टेम्परेचर। क्या होगा अगर वातावरण का तापमान बढ़ जाए? यानी वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा घटेगा? तापमान बढ़ने से बढ़ेगा। अगर वायुमंडल का तापमान बढ़ जाए तो पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? अगला प्रभावित करता है आर्द्रता। कौन प्रभावित करता है? आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी। आर्द्रता मतलब वायुमंडल में उपस्थित नमी को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अगर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है, नमी अधिक है, तो वाष्पोत्सर्जन घट जाएगा।
और आर्द्रता कम है तो वाष्पोत्सर्जन। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, तापमान घटने से वाष्पोत्सर्जन, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन घट जाता है। आर्द्रता बढ़ने अर्थात वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन में कमी आ जाती है, और आर्द्रता घटने से अर्थात नमी के घटने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाए। तीसरा प्रभावित करता है हवा का वेग। कौन? हवा का वेग। अगर हवा का वेग बढ़ गया तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? हवा का वेग घट गया तो वाष्पोत्सर्जन भी घट जाएगा। चौथा प्रभावित करता है मिट्टी में उपस्थित जल। मिट्टी में उपस्थित जल, अब मिट्टी में उपस्थित जल ही कम हो जाए तो पौधा जल कम लेगा, अब पौधा जल ही कम लेगा तो वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कर सकता कौन? और कौन? और कौन? और ये सब बाहरी कारक है। ये सब क्या है? यानी तापमान हम वायुमंडल का देख रहे हैं, आर्द्रता हम वायुमंडल का देख रहे हैं, हवा का वेग वायुमंडल का देख रहे हैं, मिट्टी जो में उपस्थित जल ये भी बाहरी कारक है। तो कई बाहरी कारक से वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होते हैं, अर्थात कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं। तो वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। आर्द्रता बढ़ने से घट जाएगा। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों अगला टॉपिक पर इसको भी समाप्ति कर लेते हैं। आवश्यक खनिज लवण। ध्यान दीजिए दोस्तों, आवश्यक खनिज लवण, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, सबको मिनरल्स की आवश्यकता होती है शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इससे पहले जब खनिज लवण को पहुंचा रहे थे तो हम देख ही लिए थे कि 17 प्रकार के खनिज तत्व की पहचान। तो पौधों में कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, पौधों में कौन कौन से मिनरल्स उपस्थित है, इसकी जब जांच की गई वैज्ञानिकों के द्वारा तो 60 से भी अधिक प्रकार के खनिज लवण उपस्थित थे पौधों में। बात को समझ रहे ना? जब वैज्ञानिकों ने पौधों में चेक किया कि इसमें कितने प्रकार के मिनरल्स है, तो पौधे के विभिन्न भागों में 60 से भी अधिक प्रकार के खनिज लवण पाए गए। लेकिन इतने खनिज लवण जो पौधों में पाए गए और पाए जाते हैं वो सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं होते। उदाहरण के लिए कि सोने के खान के पास जो पौधा उगा हुआ है, वैज्ञानिकों ने जब उन पौधों को चेक किया तो उनके विभिन्न भागों में सोने के अणु पाए गए, और सोना पौधों के लिए कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह यूरेनियम के खान के आसपास जो पौधे पाए गए उनके शरीर में, उन पौधों के शरीर में यूरेनियम भी पाए गए, लेकिन यूरेनियम पौधे के लिए कोई जरूरी नहीं है। अर्थात पौधों की स्थितियां ये है कि वे उनके शरीर में ढेर सारे खनिज लवण होते हैं, लेकिन उतने खनिज लवण उनके जरूरत के। अब सवाल उठता है कि ढेर सारे पौधा में है तो फिर कैसे यह तय किया जाए कि कौन आवश्यक है और कौन पौधा के लिए आवश्यक नहीं है? तो बात को आप समझे कि नहीं? पौधे के विभिन्न प्रकार के पौधों को जब चेक किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा तो उन पौधों में 60 से भी अधिक पोषक तत्व पाए गए। हैरानी की बात यह है कि सोने के खान के आसपास के पौधों में सोना, यूरेनियम के खान के आसपास के पौधों में यूरेनियम पाया गया। तो पौधों के विभिन्न भागों में ढेर सारे खनिज लवण होते हैं, लेकिन वो सभी पौधों के लिए आवश्यक यानी एसेंशियल नहीं होते।
अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे खनिज लवण जो पौधों में है तो उसमें कौन माना जाएगा कि आवश्यक है और कौन नहीं माना जाएगा कि आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए एक शर्त तय की गई कि ऐसे पदार्थ जिसके अभाव में पौधा की वृद्धि घट जाए या रुक जाए वही पदार्थ क्या कहलाएगा। यानी पौधों में कई खनिज लवण उपस्थित होते हैं लेकिन सभी जरूरत के पौधे के जरूरत के खनिज लवण केवल उसी को माना जाता है जिसके अभाव में पौधों की ग्रोथ या तो रुक जाती है या घट जाती है। तो आवश्यक खनिज लवण किसे कहेंगे? तो वो खनिज लवण जो पौधों में उपस्थित है वो आवश्यक नहीं है। ऐसे खनिज लवण जिसके अभाव में पौधों की वृद्धि घट जाए या रुक जाए तब उसी खनिज लवण को क्या कहते हैं। और आवश्यक खनिज लवण की जब पहचान की गई तो ये निकल कर आया मात्र कितना 17। यानी 60 से अधिक खनिज लवण है, जरूरत मात्र कितना का है। तो आवश्यक खनिज लवण आवश्यक पोषक पदार्थ उसे कहते हैं जिसके अभाव में पौधा की ग्रोथ या तो घट जाती है या फिर रुक जाती है। ऐसे पदार्थ जो पौधा में मौजूद है लेकिन उसके निकल जाने से या उसके अभाव में पौधा की वृद्धि ना तो रुकती है ना घटती है तो फिर उसे आवश्यक नहीं माना जाएगा। और आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? और इस 17 को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बृहद पोषक जिसकी संख्या कितनी है 9 और एक सूक्ष्म पोषक जिसकी संख्या कितनी है 8। बृहद पोषक और तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं 17 पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। बृहद पोषक और बृहद पोषक की संख्या कितनी है सूक्ष्म पोषक की संख्या 8। इन पोषक तत्व में इन 17 पोषक तत्व में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे कहां से ग्रहण करते हैं। शेष बच गया कितना शेष बच गया 14 पोषक तत्व और यह पोषक तत्व पौधे कहां से ग्रहण करते हैं। यानी पौधे अधिकांश पोषक तत्व कहां से ग्रहण करे मिट्टी से। और मिट्टी से कैसे ग्रहण करते हैं आपको बता ही दिए हैं मूल रोम के द्वारा। तो 17 पोषक तत्व में 9 बृहद पोषक है और 8 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कौन बृहद पोषक है कौन सूक्ष्म पोषक है देखते जाइएगा, याद कर लीजिएगा। क्लियर है। तो पौधों अब देखिए नाइट्रोजन कुछ पोषक तत्व के बारे में 2-4 बात दिया हुआ है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो पौधों का स्थिति यह है कि एक पोषक तत्व के अभाव में ढेर सारे चीज हो जाते हैं पौधों में, और कभी कभी ढेर सारे पोषक तत्व के अभाव में एक ही चीज होता है पौधों में। ये बड़ी विशेष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है पौधों की। तो आवश्यक पोषक तत्व समझ गए ना। क्या जितने आवश्यक है पौधा में उतने ही पोषक तत्व रहते हैं ढेर सारे, लेकिन सब जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी मात्र कितना है। हालांकि कुछ फूलदार पौधों में जिसमें बड़े बड़े लंबे लंबे फूल खिलते हैं उन्हें कुछ और पोषक तत्व की जरूरत होती है, लेकिन मुख्य रूप से पोषक तत्व कितना चाहिए 17 पोषक तत्व अधिकांश कौन से ग्रहण होते हैं। तो पौधा खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे मानव शरीर में परिवहन। आइए नेक्स्ट क्लास में मानव शरीर के